तो देखिए बहुत सारे जो थ्योरीज है डेवलपमेंट की, वो कौन कौन सी है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। और कि सब कुछ पहले पढ़ा हुआ सा रहता है आप लोगों का, तो कुछ रिकॉल कर पाएंगे आप, फिर बाद में वन बाय वन जो जो डिस्कशन होगा वो करते रहेंगे। ठीक। सबसे पहले आपका आता है पियाजे का, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। फिर वाइगोस्की का, ठीक है, इसको भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ही बोलते हैं, बट ये क्योंकि साइको सोशल फैक्टर को लेके है, तो सॉरी कल्चरल और सोशल फैक्टर को लेकर के है, तो इसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है, एंड सोशल या सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है। इस सिद्धांत के नाम लिखते जा रहा हूँ हाँ आप लोग के साथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट नाम अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका, वैसे कोई क्रम नहीं है इनका, हाँ, ब्रूनर का। ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसको हम जानते हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नाम से। देखिए इंग्लिश में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है, कभी आप पेपर में देखेंगे तो वो नाम हिंदी का जो है इधर उधर हो सकता है, बट इंग्लिश का एज इट इज रहेगा, ठीक। तो सीखने के तरीके भी कहते हैं इसको हम, या प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शन, है ना, के माध्यम या तरीके, इसीलिए इसका इंग्लिश में नाम ज्यादा बेटर है। फिर इसके बाद एक सिद्धांत आता है आपका कोहलबर्ग का, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। ये है आपका थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, पूरा डेवलपमेंट लिख लीजिएगा आप, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत लिखते हुए चल रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं भी लिख पा रहे होंगे तो ठीक है, सुन लीजिएगा आप लोग, बाद में रिकॉर्डिंग देख करके इसको लिख लीजिएगा, लेकिन लिखने जरूर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, हम एरिक्सन का सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन। सिद्धांत का नाम है इनका साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, एंड ये सिर्फ वो है जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सिगमंड फ्राइड का एक सिद्धांत है, इसका नाम है साइकोसेक्सुअल, ये सोशल है वो सेक्सुअल है, साइको सेक्सुअल, यानी मनो लैंगिक। अब तो आपको दिख ही रहा होगा आई होप, ठीक है। तो देखिए वन बाय वन इनको थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा समझने में आपको हेल्प करेगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का जो की कंसेप्ट है वो है क्या, बच्चे के जो थॉट प्रोसेस होती है, मेंटल प्रोसेसिंग,
मानसिक क्रिया, ठीक है, कब कब कैसे कैसे किस किस उम्र में किस किस पड़ाव से होते हुए गुजरती है, ये इनका की कंसेप्ट है। वाइगोस्की का जो की कंसेप्ट है वो है आपका क्या, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पर इन्होंने जो एडल्ट है अपने पूरे सिद्धांत में, जो जिसको हम बोलेंगे वयस्क, वयस्क की भूमिका को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसमें देख ही रहे हैं आप, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो किस रूप में आसानी से सीखते हैं एज वाइज। तो उसमें पहला ये बताते हैं आपका एनेक्टिव, फिर बताते हैं आपका आइकनिक, एंड देन बताते हैं आपका ये सिंबॉलिक, ठीक है। एनेक्टिव, सॉरी, एनेक्टिव का मतलब वो आपका सक्रिय होकर के, आइकनिक मतलब वो सचित्र, चित्र के माध्यम से, ठीक है, और सिंबॉलिक मतलब आपका चिन्ह यानी के भाषा के माध्यम से सीखता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो हर चीज को एक्शन की मोड में सीख रहा होता है, वो हो गया एनेक्टिव। फिर उसका थोड़ा बड़ा होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब LKG UKG ऐसी क्लासेस में होता है तो उसको वो बुक्स पसंद आती है जिसमें बड़े बड़े चित्र होते हैं, चित्रों को बड़े गौर से देखता है, उनको देखते हुए अपनी एक अलग ही इमेजिनेशन में खो जाता है, ठीक है, इस तरीके से वो सीख रहा होता है। और जब और बड़ा हो जाता है तो फिर वो भाषा यानी कि रीडिंग करके जो भाषा लिखी होती है उसको पढ़ करके समझ करके तब सीख रहा होता है। तो ये उनका क्रम है पूरा 1 2 3 करके। नैतिक विकास के सिद्धांत को फिर से हम बात करेंगे तो इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। अच्छा, इससे पहले जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें भी स्टेजेस हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस हैं उसमें, राइट, वो लिख लेंगे बाद में। फिर है साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है वहां पर, अच्छा ये जो 3 लेवल है मैं इसके लिए भी बोल देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि लिखा तो आप लोगों ने होता ही, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाता है आराम से। तो 3 लेवल्स हैं जिसमें से पहला लेवल आपका है, क्या है बताओ, बोलिए, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, हाँ, प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है आपका उत्तर परंपरागत। परंपरागत, हाँ, परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल जो कि सेकंड लेवल होता है, वो एक्चुअल में वो लेवल होता है जिसको नॉर्मल लोग यूज कर रहे होते हैं। मतलब अगर 100 लोग हैं, ठीक है, एक समाज में, तो उन 100 में से लगभग 80 या 90 लोग जो हैं वो कन्वेंशनल मोड में होते हैं, ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। प्री कन्वेंशनल जो कोई किसी प्रकार से भी नैतिक कार्य सिखाने का तरीका नहीं है, जिसमें हम बच्चे को मार करके लालच दे करके सिखा रहे होते हैं, वो एक सही तरीका नहीं है। बट क्योंकि बच्चा छोटी एज में ज्यादा समझने योग्य नहीं होता है, उसका जो थिंकिंग लेवल है वो उतना नहीं होता, तो उसको हम समझा नहीं सकते। तो इस समय हम केवल उसको दंड और पुरस्कार के माध्यम से कुछ सिखा रहे होते हैं, या कुछ अच्छा या बुरा, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये बता रहे होते हैं। कन्वेंशन लेवल में स्कूलिंग करता है बच्चा, है ना, वास्तव में अच्छे गुण जिस पे होंगे उसको अच्छा लड़का बोला जाएगा, इस या अच्छी लड़की बोला जाएगा। तो इस तरीके से गुड गर्ल गुड बॉय कंसेप्ट आता है, और बच्चा हमेशा चाहता है कि वो एक अच्छे लड़के या अच्छी लड़की के रूप में जाना जाए। तो इस वजह से वो उन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करता है जिसकी वजह से उसको अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहा जाए और उसको शाबाशी मिलती है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा नैतिक गुण सीख लेता है, ठीक है। और इसी में फिर समाज के साथ रह करके वो अभी तो पहले स्कूल की बात कर रहे थे, अब वो समाज के अंदर भी चाहता है कि जहां भी वो जाए, जिसके भी घर में जाए, वो ये कहे कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है। तो ऐसा सुनने के लिए वो हर एक वो काम करता है जिसकी वजह से उसको अच्छा कहा जाए, ठीक है, राइट। पोस्ट कन्वेंशनल जब आता है तो वहां पर बच्चा ज्यादा ही समझदार हो जाता है। अब वो अपना सही गलत का जो एक पैमाना है वो खुद तय करने लगता है इंडिपेंडेंटली, और अब वो समाज द्वारा निर्धारित जो नियम है उनको उतना महत्व नहीं देता, ठीक है। जो भी नियम समाज द्वारा बने हैं ठीक है, लेकिन उस पर वो मंथन करता है,
और अपनी सुविधा अनुसार उन नियमों में वो थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ अपने नए नियम बना लेता है। ठीक है, इसका बेहतर एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा बौद्धिज्म है आपका, चाहे जैनिज्म है, उसमें जो उन दोनों ही विचारधाराओं के प्रवर्तक थे, उन्होंने जो नियम दिए थे, बाद के लोगों ने उन नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए। बौद्धों की बात करें तो बौद्ध अहिंसावादी विचारधारा थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हीं बौद्धों में से कुछ ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया नियम को और मांसाहारी बन गए। ठीक है, अब मांसाहारी बनने की क्रिया क्या होती है, जैसे बौद्ध धर्म में एक बात ये थी कि जो भिक्षुक होगा उसके पास एक पात्र रहता है हमेशा, भिक्षा का पात्र। तो बौद्ध धर्म में ये बात कही गई है कि उस भिक्षा पात्र में श्रद्धा अनुसार जो व्यक्ति दान देगा उसको आपने स्वीकार करना है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उस दान का अनादर हो जाएगा, और वो अनादर क्या है, अपने आप में एक पाप है। ठीक, तो ऐसा कुछ कहानियों में है कि कभी उस पात्र में जैसे कोई जीव गिर गया, मांस गिर गया, तो उनको मजबूरी में मांस खाना पड़ा, और इस तरीके से वो फिर एक अलग ही विचारधारा में चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग? तो ये इस तरीके से क्या होता है, अपने आप मॉडिफाई कर लेते हैं लोग। ऐसे ही जैनिज्म है, जैनिज्म पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, जो सांसारिक सुख से दूर रहते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने एक अपनी अलग ही विचारधारा बनानी शुरू कर दी, जिसमें वो संसार में रह करके, है ना, अपने जो कुछ नियम है उनका पालन करेंगे। तो सब कुछ, हर विचारधारा में इस प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये परिवर्तन कब आते हैं, जब इंसान एक अपने विचारों के अनुसार, अपने तर्क के अनुसार पूर्वगत जो सिद्धांत होते हैं उनमें परिवर्तन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो ये चीज इसमें आती है। तो बाकी ज्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं अभी, फिलहाल ये समझिएगा कि 3 लेवल हैं। पहला लेवल आपका है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है आपका कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसी प्रकार से 6 इसमें अवस्थाएं हैं। उन 6 अवस्थाओं के नाम क्या क्या हैं? तो पहली अवस्था आपकी है, बताइए, स्टेज ऑफ ओबीडियंस, है ना, यानी कि आज्ञाकारिता की अवस्था। ठीक है, जहां पर बच्चा कहना मानने पर बच्चे को पुरस्कार मिलता है, और कहना ना मानने पर दंड मिलता है। तो दंड ना मिले इसकी वजह से वो कहना मान रहा होता है, या पुरस्कार मिले इस लालच में कहना मान रहा होता है। सेकंड स्टेज जो आती है, टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं उसको, या फिर स्टेज ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, जहां पर बच्चा जैसा व्यवहार उसके साथ कोई व्यक्ति करेगा वो बदले में वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तीसरी अवस्था आ जाती है आपकी गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक, जहां पर बच्चे का जो, समझिए मैंने बताया था अभी आप लोग को, बच्चा खुद को अच्छा दिखाने के लिए जो भी व्यवहार स्वीकार्य होते हैं उनको कर रहा होता है ना। फिर आती है आपकी मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स, चौथी अवस्था, जहां पर वो समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने लगता है। अगर वो पालन करता है तो उसको अच्छा माना जाता है, अगर पालन नहीं करता है तो उसको दंड स्वरूप निष्कासित कर दिया जाता है समाज से। पांचवी अवस्था आती है आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, जहां पर बच्चा जनतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उनके अनुसार अपने समाज के नियमों में बदलाव करने लगता है। ठीक, और फोर्थ आती है, सिक्स आती है आपकी यूनिवर्सल लॉज। ठीक है, जहां पर फिर वो पूरे ब्रह्मांड में जो नियम स्वीकार्य होते हैं उनको लेके चलता है। तो क्योंकि आप लोग से अगर पूछा जाएगा तो सामान्यतः ये अवस्थाओं के नाम या फिर लेवल्स के जो नेम है वो पूछ जाएंगे, याद कर लीजिएगा। फिर है इरेक्शन का जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है, 8 स्टेजेस। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास, इसी तरह से ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, फिर है
इनिशिएशन या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। पहल बनाम लज्जा इसे बोलते हैं हम। फिर है आपका इंडस्ट्री वर्सेस, यानी परिश्रम बनाम इंफीरियोरिटी, हीनता, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहल, हो जाएगा परिश्रम, हो जाएगा लज्जा, ये आपका हीनता, ठीक है। हो जाएगा स्वायत्तता, और ये आपका ग्लानि। इस लज्जा ग्लानि देख लीजिए अपने, विश्वास अविश्वास तो आप लिख लीजिए। इसके बाद आइडेंटिटी यानी कि पहचान बनाम रोल कंफ्यूजन, ठीक है। पहचान बनाम भूमिका संदेह, फिर आती है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता बनाम अलगाव। फिर है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि जनरेटिविटी उत्पादकता बनाम ठहराव। लास्ट इज ईगो इंटीग्रिटी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पियर, यानी डेस्पियर मतलब निराशा, और ईगो इंटीग्रिटी होती है आत्म संतुष्टि, ठीक है, आत्म संतुष्टि, राइट। इस तरीके से काम करता है, देखिएगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब ऐसा माना जाता है कि बच्चे को अगर आप शुरुआत में उसकी निर्भरता जो होती है आप पर, है ना, तो उसको आप पूरी तरह से विश्वास में लेते हैं, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे जो माता पिता हैं या जो मेरे अभिभावक हैं वो मेरी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो इसकी वजह से उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगता है, विश्वास का विकास होने लगता है। और जब आप खुद सोचिए, जब आपको किसी पर विश्वास होता है कि यार मैं कुछ भी करूंगा ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो उस समय क्या होता है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे माना कि एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कभी कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ पाए, आपको समय नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि आपके आगे जो आपका फ्रेंड है उसे सब आता है और वो आपको सब कुछ बताएगा, तो आप टेंशन फ्री होकर चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कार में आप जा रहे हैं और उस कार के स्टीयरिंग में, या जिसने उस स्टीयरिंग को पकड़ा, जो ड्राइविंग सीट पर है, वो आपसे कह दिया मुझे तो कार चलानी आती नहीं है, तो क्या होगा? डर जाएंगे, आप उतर जाएंगे तुरंत, बोलो हाँ है ना, होगा ना ऐसा, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो ड्राइवर एक्सपर्ट है तो आपको उस पर विश्वास रहेगा, और जब विश्वास होगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे को निश्चिंत करने के लिए, उसको टेंशन फ्री करने के लिए, उस पर विश्वास, उसको उसके आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विश्वास का विकास करना होता है। अगर बच्चे में विश्वास का विकास होता है तो यहाँ पर वो पहली जो स्टेज होती है उसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाता है, और जो वर्च्यू ऑफ होप यानी कि आशावादी वो बनने लगता है। और जब वो आशावादी बनता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक ऑटोनॉमी आने लगती है, ठीक है। ऑटोनॉमी आने लगती है तो वो फैसले लेने शुरू करता है, और जो फैसले लेने शुरू करता है तो उसमें क्या होता है, वो अपने जो फैसले होते हैं उनको प्रूफ करने के लिए मेहनत करता है, ठीक है, मेहनत करता है। और जो व्यक्ति मेहनत करेगा तो वो अपनी मेहनत के दम पर अपना नाम, अपनी एक पहचान बनाएगा, और जब उसकी पहचान बनेगी और वो थोड़ा सा पॉपुलर होने लगेगा तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो बढ़ेंगे,
तो घनिष्ठता बढ़ेगी, और घनिष्ठता बढ़ेगी तो फिर लेटर स्टेजेस में, यानी कि जब वो बड़ा होने लगेगा, जब उसका सब कुछ होगा, तो देखा होगा आपने कि जो सफल लोग होते हैं वो आए दिन मोटिवेशनल स्पीचेस दिया करते हैं, है ना, गैदरिंग में जा करके, है ना, और लोगों को गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो समाज के लिए एक उत्पादक क्या बोलते हैं एंटिटी के रूप में निकल करके आएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर सफलता प्राप्त की है, जिसको लोग पहचानते हैं, जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं, वो अपने अंतिम समय में संतुष्ट होगा अपने जीवन से। इसी के विपरीत अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में ही अपने परिवार द्वारा जो उसकी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति होते हुए देखता नहीं है, उसको ये लगता है कि मेरी जो भी आवश्यकता उनकी पूर्ति नहीं होती, यानी कि मैं कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो किसी प्रकार से उसमें ऑटोनॉमी नहीं आती है। उसमें क्या आता है, फिर शेम आने लगती है, डाउट आने लगता है कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। माना एक एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को टॉयलेट आई, मम्मी को उड़ के देखा, मम्मी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है करके, ठीक है, उसको भूख लगी तो भी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में क्या होगा कि बच्चा डाउट में रहेगा यार कि ये कोई हेल्प करने के लिए है भी या नहीं है ना। तो किसी प्रकार के वो फैसले ले नहीं पाएगा, फैसले ले नहीं पाएगा तो उसके साथ वाले जो लोग हैं वो उससे आगे बढ़ रहे होंगे, वो पीछे हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से उसके अंदर इन्फीरियोरिटी आएगी, इन्फीरियोरिटी आएगी, हीनता आएगी, हीन भाव आएंगे। तो जब भविष्य के चयन की बात आएगी, करियर चूज करने की बात आएगी, तो वो डाउट में रहेगा कि मैं कर भी सकता हूँ कुछ या नहीं भी कर सकता हूँ, अकेले वो हमेशा डाउट में रहेगा इस चीज को। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डाउट में रहेगा, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हीन भाव है, वो हमेशा समाज से थोड़ा कटा कटा रहने लगता है। और जो कटा कटा रहने लगता है, फिर भविष्य में वो उसके जीवन में ठहराव आ जाता है। ना तो वो फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाता है, ना ही सोशली ग्रोथ कर पाता है, और इस वजह से वो कुंठा से बढ़ जाता है, और अंतिम समय में वो निराशा के साथ जीने लगता है। ठीक है, ये मैं एक ब्रीफिंग करके आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी है बहुत कुछ इसमें समझने के लिए और। राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद तो आता है आपका साइकोसेक्सुअल यानी मनोलैंगिक सिद्धांत। यहाँ पर 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड को आप जानते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस इनको कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है इनको। इन्होंने 5 स्टेज जो बताई हैं, है ना, उससे पहले इन्होंने जो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट आपका पूरी तरह से इसमें क्या, लिबिडो पर आधारित। ठीक है, लिबिडो मतलब क्या बताइए? कामुकता। कामुकता या कि प्लेजर। ठीक है, यस सर। प्लेजर मतलब कि सुख, राइट। तो ये सुख की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो प्लेजर है ये है आपका सेक्सुअल प्लेजर, कि यौन सुख बच्चों को कैसे मिलेगा। अब ये जो सुनने में आता है, तो कई सारे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये कहा कि यौन सुख की बात कर रहे हैं, यौन सुख तो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना, 12-13 साल के बाद बच्चा जब जो भी व्यक्ति है वो समझने लगता है कि मतलब क्या है ये सेक्सुअल प्लेजर या इस टाइप के। बट थोड़ा सा इनका मत अलग है इससे। सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि जैसे किसी भी प्रकार के एक्शन के बाद कोई एक इमोशन डेवलप होता है, और इमोशन की वजह से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, है ना, वैसे ही हमारा जो सेक्सुअल इमोशन है वो हर एज में एक अलग अलग माध्यम से विकसित, मतलब क्या बोलते हैं आपका प्रेजेंट हो रहा होता है। तो बचपन में शुरुआत में अगर हम कहें तो सबसे पहले जो मौखिक क्रियाएं उसकी होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज को क्या बोलते हैं इसमें बताइए? फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है इसमें? अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओरल। हाँ, और ओरल क्या, स्टेज। ओरल, वेरी गुड। ओरल यानी कि मौखिक। तो मौखिक अवस्था जो होती है ना, वहां पर बच्चा मुख के माध्यम से, जो मुंह है उसके माध्यम से इस प्रकार के प्लेजर की प्राप्ति कर रहा होता है। जैसे कोई चीज चूसते हुए, ठीक है, शकिंग बोलते हैं उसको। जब दांत आने लगते हैं तो वो हर चीज को काटने लगता है, तो बाइटिंग हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से शकिंग, बाइटिंग आदि जो ओरल प्रैक्टिसेस होती हैं, वहां से वो इस प्रकार के सुख की प्राप्ति करता है। देन आते हैं आपके एनाल स्टेज।
जिसको हम गुदावस्था कहते हैं। अब यहाँ पर मल मूत्र विसर्जन जो है टॉयलेट के माध्यम से, जब टॉयलेट आपका निकल रहा होता है बच्चे का, तो उससे वो सुख की प्राप्ति कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे अभी टॉयलेट में हाथ पैर फैला करके बैठ जाते हैं, इस टाइप से मतलब एक्शंस आपने देखे होंगे बच्चों के, तो ये कर रहा होता है। तो इसीलिए इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और इसी को बोलते हैं स्टेज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग। ये पूछा था एक बार, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग की स्टेज जो होती है वो यही होती है, सेकंड स्टेज की, एनआर स्टेज जो है। यहाँ पे बताना पड़ता है बच्चों की टॉयलेट कैसे करनी है। आप लोगों ने सबने अपब्रिंगिंग की बच्चों की, तो आपने भी ये फेस फील किया ही होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेज जो आती है उसका नाम बताओ जरा। चलो, हेलो, फैलिक। वेरी, फैलिक स्टेज, ठीक है। फैलिक स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर दो तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका, हालांकि कैरेक्टर एक ही होता है, वो मेल और फीमेल में उसको थोड़ा सा अलग अलग नाम दे दिया जाता है। एक होता है ऑडिपस और एक होता है आपका इलेक्ट्रा। ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा। ऑडिपस जो है वो मेल में होता है, मेल चाइल्ड में, और इलेक्ट्रा फीमेल चाइल्ड में। कैरेक्टर्स दोनों में सेम ही है, मतलब अपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ थोड़ा सा एट्रैक्शन, मतलब जानने की जिज्ञासा। जैसे लड़की है तो उसका जो एक आकर्षण होता है अपने मेल पेरेंट की तरफ होने लगता है। वो मेल पेरेंट कोई भी हो सकता है उससे बड़ा, ठीक है। लड़का जो होगा उसका जो अट्रैक्शन होगा वो कहाँ होगा, फीमेल पेरेंट की तरफ हो जाएगा। कोई भी हो सकता है वो, मम्मी चाचा चाची, मम्मी चाची, है ना, या फिर मामी, या फिर हो सकता है टीचर ही क्यों ना हो सपोज, ठीक। तो इस तरीके से, तो जब मेल में ये होता है, किसी लड़के में होता है, उसको ऑडिपस कहा जाता है, और जब फीमेल में होता है तो उसको इलेक्ट्रा कहा जाता है। हालांकि सिगमंड फ्राइड ने तो सिर्फ ये ऑडिपस जो टर्म है यही दिया था, ठीक है। और उन्होंने लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों के लिए ये मतलब ऑडिपस वर्ड यूज किया है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रा जो टर्म है ये किसने कॉइन किया है? सर कार्ल जंग ने। वेरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये जो है कार्ल जंग ने आपका इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग याद रखें कि इलेक्ट्रा जो ये कंसेप्ट है, कार्ल जंग कंसेप्ट तो समझा दिया आप लोगों को मैंने, यही होता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, जिसे बोलते हैं हम क्या, क्या होती है नेक्स्ट स्टेज, क्या होती है इसके बाद बताओ? लेटेंट। लेटेंट स्टेज। लेटेंट का मतलब होता है सुषुप्त, ठीक है। इसका मतलब होता है सुषुप्त, छुपा हुआ, सोया हुआ। अभी लेटेंट लर्निंग करके कंसेप्ट आता है ना आगे, ठीक है। तो सुषुप्त अधिगम से बोलते हैं, पता ही नहीं होता यहाँ पर। तो अभी इस अवस्था में लेटेंट जो सुषुप्त का मतलब ये है कि छुप गया है, सो गया है। तो इस समय जो सेक्सुअल प्लेजर यानी कि जो यौन आनंद का जो एक वो है, जिज्ञासा है बच्चे की, वो समाप्त हो चुकी होती है, यानी कि कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। यहाँ तक तो कंटिन्यूस चल रही थी। तो अभी क्या है लेटेंट में, अब इसको कोई ऐसी उत्सुकता नहीं होती, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को किसी प्रकार के सेक्सुअल प्लेजर की। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि इस समय पीयर ग्रुप में रहने लगता है। क्या है ये लिखने का, ठीक है। पीयर ग्रुप मतलब बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल्स, ठीक है। हाँ, तो ये भी कह सकते हैं आप, सेम सेक्स की जो फ्रेंड्स होते हैं उनके यहाँ रहना पसंद करता है। अब यहाँ पर जो ग्रुप होता है बॉयज का, वो गर्ल्स को पसंद नहीं करता, जो गर्ल्स का ग्रुप होता है वो बॉयज को पसंद नहीं करता। याद रखना, इस प्रकार से प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। लास्ट स्टेज का नाम क्या बताओ जरा जल्दी, लास्ट? जेनिटल। जेनिटल। तो जेनिटल का मतलब ही होता है आपका क्या, ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। तो जेनिटल वो स्टेज है जहां पर अब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होता है और अब वो इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए तत्पर रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पर फिर जैसे कह सकते हैं कि एक गर्ल और बॉय के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो चाहे आपका लव हो चाहे मैरिज हो एंड ऑल, ये सब कुछ है, तो वहां पर सेक्सुअल डिमांड जो होती है वो उसकी एक्चुअल फॉर्म में प्रेजेंट होने लगती है। ठीक है, तो जेनिटल स्टेज जो है ये फाइनल स्टेज होती है। तो इस प्रकार से 5 अवस्थाएं होती है, जिनमें से पिछली 4 अवस्थाओं को कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। राइट, क्लियर है? हेलो। यस सर। तो अभी क्योंकि थोड़ा समय है ही हमारे पास, तो जीन प्याजे की जो अवस्थाएं थी वो मैं डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। देखिए जीन प्याजे जो है ना, क्या हो गया? हाँ, जीन प्याजे ने अपने इस कंसेप्ट में 2 चीजें बताई हैं। एक तो बताया उन्होंने क्या, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ठीक है, और दूसरा बताया उन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको संज्ञानात्मक क्रिया बोल सकते हैं, इसको आप संरचना बोल सकते हैं। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में ये बताते हैं जनरली 2 तरह की फंक्शनिंग होती है। एक तो होता है एसिमिलेशन, दूसरा होता है आपका अकोमोडेशन। ये नाम अंग्रेजी में ही लिखने हैं आपके, हाँ, क्योंकि अलग किताब में अलग नाम लिखे हैं हिंदी में तो वो गड़बड़ा जाएगा आपका मामला सारा। तो एसिमिलेशन है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है कि जब आपका जो प्रीवियस नॉलेज है या कि प्रीवियस स्कीमा है, ठीक है, प्रीवियस स्कीमा जो है वो न्यू लर्निंग में, ठीक है, न्यू लर्निंग में आपको हेल्प कर देता है, तो उसमें एसिमिलेशन होता है। जैसे आपका पूर्व अनुभव है ना, उस अनुभव के आधार पर आप जो नई समस्या है उसका समाधान कर पा रहे हैं, तो ये आपका ये एसिमिलेशन। और जब प्रीवियस स्कीमा न्यू लर्निंग में हेल्प नहीं कर रहा होता है, तो वहां पर 2 चीजें होती हैं, या तो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा, ठीक है, क्या होता है आपका फ्रेश एक्सेप्शन ऑफ, या कह सकते हैं कि बिल्कुल नए सिरे से आप अकोमोडेशन को, सॉरी, नए सिरे से आप जो स्कीमा है उसको डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेश जनरेशन ऑफ न्यू स्कीमा कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ठीक, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब होता है स्कीमा। स्कीमा क्या है तो आप लोग जानती हैं, तो स्कीमा को बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रेन और नॉलेज। हाँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो कोई भी अगर नॉलेज आपकी आती है तो यहाँ स्कीमा में स्टोर रहती है। अब स्कीमा को ब्लॉक्स क्यों कहा है हमने, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि जब कभी आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जानकारी चाहिए होती है, तो उस समय आप सिर्फ उसी एरिया को रिकॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंखें बंद करके थोड़ा सा ये ड्रिल करें और आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक जंगली जानवर का नाम बताओ, तो आपके जहन में सिर्फ जानवरों के नाम आएंगे और स्पेशली जंगली ही नाम आएंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ पेट्स के नाम आ जाए, बिल्ली कुत्ता आदि, बट नाम जानवरों के आएंगे। उस क्षण के लिए आपके मन में एक भी बस, कार, ट्रेन या फिर किसी आपकी हीरो हीरोइन या फिर कोई क्रिकेटर का नाम नहीं आया होगा। तो ये है आपका ब्लॉक, कि उस ब्लॉक में सिर्फ जानवरों के नाम है, वही रिकॉल होने लग गए आपको बार बार। इसी तरह से आप जब कहा जाए कि अपनी फेवरेट जो सिटी है उसका नाम बताओ, तो उस समय सिर्फ सिटीज के नाम आपके ब्रेन में रिकॉल हो रहे होंगे। तो उस पल के लिए कहीं भी कोई भी जानवर का नाम, कोई भी हीरो हीरोइन का नाम आदि आपका नहीं आ रहा होगा। तो ये है आपका ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका स्कीमा होता है। तो स्कीमा जब डेवलप होता है और अगर उस स्कीमा को हम यूज करते हैं फर्दर किसी और काम के लिए और कर पाते हैं इजीली, तो होता है एसिमिलेशन। और कई कबार क्या होता है कि हम यूज नहीं कर पाते हैं,
और हमको जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो नए तरीके से एक्सेप्ट करनी पड़ती है एज इट इज, तो हो जाता है अकोमोडेशन। उदाहरण के लिए अगर आपके सामने कोई एक जानवर आता है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं जीवन में अपने, ठीक है, और आपका जो साथी है वो आपसे कहता है ये जानवर उसी बाघ की तरह है जो आपके गांव में, आपके कुमाऊं में होते हैं, बस यहाँ पर इनका रंग थोड़ा चेंज हुआ, तो अब क्या होगा, रिकॉल कर लेंगे, आप उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे उस एरिया में, तो अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप समझ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो जानवर ऐसा है कि जो आपके पूरा अनुभव में है ही नहीं, और वो आपका जो फ्रेंड है वो पूरा डिस्क्राइब कर रहा है उसको नए सिरे से, तो वो आपका अकोमोडेशन हो जाता है। ठीक है, 4 अवस्थाएं इसमें बताई है इन्होंने। पहली है, हाँ सॉरी, ये जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बताओ पहली, जो बताओ तो जल्दी बताओ। सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर, ठीक है। फिर है आपकी प्री, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हाँ प्री ऑपरेशनल। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल, एंड देन फॉर्मल। फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, ये होती है आपकी जन्म से 2 साल तक, 2 से 7, 7 से 11, और फिर ये 11 के बाद की। ठीक है, तो इस तरह 4 अवस्थाएं होती हैं। आज